हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट दैट टॉपिक इज़ ऑल्सो कंफ्यूजिंग फॉर मेनी एस्पिरेंट्स एंड दैट टॉपिक इज़ डायरेक्ट सीडेड राइस या डायरेक्ट सोड राइस और ट्रांसप्लांटेड पैडी या पडल्ड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DSR and PTR is what we are going to discuss in this video। और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप 2024 या उससे लेटर अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं देन वी हैव अ कोर्स फॉर यू। ये कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इंक्लूडेड है। So this course will start in June and will end in June 2025। दैट इज़ जब आप अपना इंटरव्यू देंगे, अगर आप 2024 में प्रीलिम्स में अपीयर होंगे तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है ना दैट इज़ 2 years, राइट। और ये कोर्स आप 27,000 में अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड IAS टॉपर। दैट मीन्स हर महीने आप अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपये में ये कोर्स पा सकते हैं। अब ये जो कोर्स है ना, इसमें लाइव GS क्लासेस है। लाइव GS क्लासेस मतलब आपको एकदम अपडेटेड कंटेंट मिलेगा और अगर आपका कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो हमारे हर महीने डाउट सेशंस भी होते हैं। फिर प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल क्विजेस, मतलब एक टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद क्विज, उसके बाद प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मेंस की प्रिपरेशन के लिए मेंस आंसर राइटिंग भी इंक्लूडेड है। देन पूरा एस्से का कोर्स, एस्से मेंटरशिप जो कि अलग से 8,000 का कोर्स है, वो भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड है। देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप, दैट इज मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो अपनी स्ट्रैटेजी को आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं। उनकी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी थी तो आप भी उनसे सीख सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस एट लेस देन 30,000, that is 27,000 rupees। एंड देन वी ऑल्सो हैव एन NCERT कोर्स। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप NCERT कोर्स भी देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर 4249 और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट NCERTs हैं ना वो हैं एंड दे हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। फॉर इंस्टेंस हिस्ट्री की शुभम सर, इन्वायरमेंट की मैं, ज्योग्राफी की श्रद्धा मैम, ठीक है। सो उसमें क्या होगा, आपको एकदम स्टेट या UPSC के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको एड्रेस करके हमने ये कोर्स बनाया है। और इस साल का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना ज्योग्राफी के NCERT से आंसर हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट एनवायरनमेंट के हिस्ट्री के भी NCERT से आंसर हो रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा डायरेक्ट जो क्वेश्चन थे वो ज्योग्राफी के कॉम्पोनेंट से थे। तो आप ये कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। ओके, सो नाउ हमारा जो टॉपिक है, अब देखो पैडी। सबसे पहले ना बहुत बच्चों को डाउट होता है पैडी और रस्क राइस में क्या डिफरेंस है। देखो पैडी इज राइस विद हस्क। अब जैसे आप जो पैडी होता है ना दैट इज लाइक द कंप्लीट राइस प्लांट, ठीक है। मतलब उसमें जो पैडी होगा उसमें आपका जो राइस कर्नल होता है, जो राइस का ग्रेन है, दाना है, उसको सराउंडेड होता है वो हस्क से, तो उसको पैडी कहा जाता है। अब पैडी ना बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, मतलब इसको ना ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। अब वो पानी 2 तरीक़ों से आ जाता है। अगर तो आप रेन फेड एरियाज़ में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे वेस्ट बंगाल में इतनी बारिश होती है और वेस्ट बंगाल में 3 क्रॉप्स लगते हैं हर साल राइस के, जिसको कहा जाता है औस, अमन एंड बोरो। जबकि नॉर्थ इंडिया में इतनी बारिश नहीं होती, तो सिर्फ ये मॉनसून्स के दौरान जब बारिश होती है तभी राइस ग्रो किया जाता है, राइट। सो इट इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, पानी चाहिए इसको, या तो बारिश से आए या इरिगेशन से आए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में मॉनसून्स होते हैं तो पानी आ जाता है, लेकिन और पानी चाहिए तो हमें इरिगेट करना पड़ता है। अब वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है ग्राउंड वाटर से, ट्यूबवेल्स वगैरह से। तो हमारे जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पे पानी का स्तर गिरता जा रहा है क्योंकि पैडी को चाहिए, और क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट है पैडी को, MSP मिलता है, तो फार्मर्स पैडी को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए ना एक नई तकनीक इजाद करी गई है जिसको कहा जाता है डायरेक्ट सीडिंग और डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। अब
इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारा पुराना तरीका है जो कि पानी बहुत लेता था, विच इज़ ट्रांसप्लांटेड पैडी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पडल्ड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस। अब सबसे पहले ना DSR को समझने से पहले आपको पडल्ड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस को समझना ज़रूरी है। अब पडल्ड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस में क्या होता है, आप ना राइस के सीड्स लेते हो, ठीक है, और उनको ना नर्सरी में ग्रो करते हो। मतलब जो फार्मर है उसको फील्ड में नहीं ग्रो कर रहा, एक नर्सरी में, जैसे एक ट्रेस की फॉर्म में नर्सरीज होती हैं, उनके ऊपर सीड्स को ग्रो किया जाता है। 25 से 30 दिनों तक उनको वहीं पे ग्रो किया जाता है। एक बार उनकी इरिगेशन भी वहाँ पे हो जाती है, 1 राउंड ऑफ इरिगेशन, मतलब एक बार पानी आप नर्सरी में ही दे देते हो। उसके बाद ना उनको अपरूट किया जाता है, मतलब उस ट्रे से उनको निकाला और उनको ग्राउंड में लगा दिया, राइट। अब इसमें देखो ग्राउंड में लगाना है तो ये लेबर का काम है, लेबर इंटेंसिव है। अब लेबर चाहिए तो लेबर को पैसे भी, पहले तो आपको लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप फार्मर्स के ग्रीवांसेस सुनो तो वो ये कहते हैं कि लेबर मुश्किल हो गई है मिलनी, क्योंकि लेबर एक्सपेंसिव हो गई है। तो ये एक जिसे कहते हैं ना, एक ड्रॉबैक है ट्रांसप्लांटेड पैडी का। पानी बहुत लेती है वो तो है ही, लेबर इंटेंसिव है वो भी है ही। अब एक बार आपने उसे ट्रांसप्लांट कर दिया तो फिर उसके बाद आपको फ्लडेड रखना होता है फील्ड, ठीक है। हर 1-2 दिन में ना पानी देना होता है और उसको फ्लडेड रखना पड़ता है, मतलब एटलीस्ट आपको ना 4-5 सेंटीमीटर्स पानी चाहिए फील्ड में। और उसके बाद धीरे धीरे ना वो वंस अ वीक हो जाता है। पहले फार्मर को हर दूसरे दिन पानी देना है ताकि 4 से 5 सेंटीमीटर्स पानी खड़ा रहे, और उसके बाद एक हफ्ते में एक बार हो जाता है। बट पॉइंट ये है कि ट्रांसप्लांटेड पैडी में पानी बहुत चाहिए, बहुत पानी चाहिए, फ्लडेड कंडीशंस चाहिए। अब फ्लडेड कंडीशंस चाहिए ना तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 28 इरिगेशंस, मतलब आपको 28 बार पानी भरना है इन योर फील्ड वेयर यू आर ग्रोइंग राइस। अब ये पानी की रिक्वायरमेंट ऊपर जा सकती है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है, और कम हो सकती है अगर बारिश हो रही है। बट इरिगेशंस अप्रॉक्सीमेटली 28 इरिगेशंस आपको देनी है, इसमें इंक्लूडेड है मॉनसून्स ऑल्सो। So this transplanted paddy is not only labor intensive but it is also water intensive, and one of the reasons के हमारे नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री पंजाब हरियाणा में पानी का लेवल गिरता ही जा रहा है, राइट। अब इसका ना एक फ़ायदा है कि इसमें ना वीट ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, वीड्स नहीं ग्रो करती। अब वीड्स क्यों नहीं ग्रो करती, देखो अब आपने ना राइस की फील्ड में राइस ग्रो किया हुआ है एंड दैट इज़ इन फ्लडेड कंडीशंस। अब राइस ना उन फ्लडेड कंडीशंस में ग्रो कर जाता है बिकॉज उसमें ना एक एरिन काइमा टिश्यू है, ठीक है, वो उसे अलाउ करता है ग्रो करने में। लेकिन जो बाकी वीड्स हैं वो इन इंटेंस वाटर कंडीशंस में ग्रो नहीं कर पाती और वो ऑटोमेटिकली मर जाती हैं। तो ट्रांसप्लांटेड पैडी का एक फ़ायदा ये है कि इसमें ना आपको वीडीसाइड नहीं चाहिए होता। वीडीसाइड मतलब जो वीड को मारेगा, साइड का मतलब होता है मारना, वीड को मारना, या हर्बीसाइड भी कहा जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट ना बहुत कम है ट्रांसप्लांटेड पैडी में, ठीक है। सो ट्रांसप्लांटेड पैडी के अगर मैं फ़ायदे बताऊँ तो अभी तक आपको एक तो ये समझ में आया होगा कि पानी और लेबर ये डिसएडवांटेजेस हो गए, और वीडीसाइड कम या बिल्कुल नहीं चाहिए होता, ये एडवांटेज हो गया, और इसकी ईल्ड भी अच्छी खासी है, ठीक है, द ईल्ड इज ऑल्सो गुड। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ या डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस। अब नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट, मतलब ना आप राइस की सीड्स को किसी नर्सरी में नहीं ग्रो कर रहे हो, आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड पे सो कर रहे हो। इसको कहा जाता है प्री जर्मिनेटेड सीड्स को आप ग्राउंड में सो कर रहे हो। और प्री जर्मिनेटेड का मतलब क्या है, जो जर्मिनेट नहीं हुई, जो सीडलिंग में, जब सीड जो है वो सीडलिंग में बनती है तो हम उसे कहते हैं जर्मिनेशन। अब ट्रांसप्लांटेड पैडी में ये सीडलिंग नर्सरी में बन गई, ठीक है, यहाँ पर ये सीड ही थी और हमने उसको डायरेक्टली ग्रो कर दिया। ट्रांसप्लांटेड पैडी में हम सीडलिंग ग्रो कर रहे थे, यहाँ पर हम सीड ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सीडलिंग को जर्मिनेटेड सीड कहा जाता है क्योंकि वो जर्मिनेट हो गई है, वो ग्रो हो गई है, और इसको प्री जर्मिनेटेड कहा जाता है क्योंकि अब ये जर्मिनेट नहीं हुई है। अब इसको ना ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है।
और इसमें ना राइस जो सीड्स है उनको डायरेक्टली ग्राउंड में सो कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। इसके लिए ना एक बहुत अच्छी जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ना लैंड को लेज़र लेवलिंग करनी होती है, एकदम ना स्ट्रेट लैंड चाहिए हमें, बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ नहीं चाहिए। तो उसके लिए लेज़र लेवलर मशीन्स होती हैं जो आपके ट्रैक्टर के साथ लग जाती हैं और उससे आपका लैंड लेवल हो जाता है। लैंड लेवलिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है ऑफ इरिगेशन, ठीक है, वो थोड़ी कम हो जाती है, एफर्ट थोड़ा कम हो जाता है, सारे प्लांट्स एक टाइम पे मैच्योर करते हैं, तो वो बहुत फ़ायदे हैं। और डीएसआर की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है लेज़र लेवलिंग। अब उसके बाद आपने उनको सो कर दिया, वो जर्मिनेट करेंगी और ग्रो करेंगी वहीं पर जहाँ पे आपने उन्हें सो किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नर्सरी प्रेपरेशन नहीं चाहिए, कोई पडलिंग या फ्लडिंग नहीं चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम डीएसआर से करेंगे तो 15 से 20% ग्राउंड वाटर हम सेव कर सकते हैं कंपेयर टू पीटीआर और ट्रांसप्लांटेड पैडी, राइट। अब इसमें डीएसआर में जैसे हमने ट्रांसप्लांटेड पैडी में देखा था कि वीट की जो सीड्स है वो नहीं ग्रो कर पाती क्योंकि वो इतने इंटेंस वाटर कंडीशंस में नहीं ग्रो कर पाती क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, क्योंकि फ्लडेड है। अब देखो सॉइल में आपके पास ऐसे पोर्स होते हैं ना, सॉइल पार्टिकल्स, इनके पोर्स हैं, यहाँ पर एयर होता है नॉर्मली। अब जब आपने फ्लड कर दिया तो यहाँ पर वाटर हो गया, तो राइस ग्रो कर पाता है क्योंकि इसमें एरेनकाइमा है, ठीक है, ये नहीं, बीट्स नहीं कर पाती। तो इस केस में टीपी के केस में या पीटीआर के केस में आपको हर्बिसाइड नहीं चाहिए होता, पानी ही हर्बिसाइड है ना। लेकिन डीएसआर में अब इतना फ्लडिंग आप नहीं कर रहे हो, उसमें फ्लडिंग की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो इसलिए आपको वहाँ पे हर्बिसाइड्स चाहिए होते, राइट। सो दिस इज, अब देखो यहाँ पर क्या है, डीएसआर में पानी इसको भी चाहिए, लेकिन जैसे वहाँ पे कांस्टेंट खड़ा हुआ पानी चाहिए होता है ना कि 4-5 सेंटीमीटर्स आपको चाहिए, उतना नहीं चाहिए आपको इसमें, उसके कंपेयर में बहुत कम है। तो वाटर रिक्वायरमेंट्स कम है तो वाटर इंटेंसिटी थोड़ी तो कम हुई, 15 से 20% ही चाहे ग्राउंड वाटर सेव किया तो सही। और लेबर भी कम चाहिए होती है क्योंकि यहाँ पर मशीन्स ज़्यादा है, ट्रांसप्लांटेशन करना है ना, अपनी नर्सरी से उठा के उसको ग्राउंड में लगाना है तो लेबर चाहिए, इसमें वो भी नहीं है, आपने डायरेक्ट मशीन से सो कर दिया और हो गया, लेबर रिक्वायरमेंट भी कम हो गई। तो दो फायदे तो सीधा सीधा दिख रहे हैं, लेकिन हाँ हर्बिसाइड आपको चाहिए होता है। अब देखो डिफरेंसेस देख लेते हैं। सीडलिंग प्रेपरेशन, अब ट्रांसप्लांटेड राइस में आपको सेपरेट नर्सरी या सीड बेड चाहिए, इस केस में नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली उनको फील्ड में सो कर देते हो। वाटर, अब ट्रांसप्लांटेड पैडी को आपको कंटिन्यूस फ्लडिंग चाहिए इनिशियल स्टेजेस में, तो 1-2 दिन के बाद आपको पानी देना पड़ता है, बारिश हो गई बहुत अच्छा, नहीं तो पानी देना पड़ेगा। डीएसआर में क्या है, आप प्रॉपर लेवलिंग कर लो, लेजर लेवलिंग कर लो, बंडिंग कर लो, तो पानी की रिक्वायरमेंट को ना बहुत कम कर देते हो, बहुत ज़्यादा। वी आर एबल टू से 15 to 20% ऑफ ग्राउंड वाटर ऑल्सो। देन वीट कंट्रोल, अब ट्रांसप्लांटेड पैडी में क्या है, फ्लडेड कंडीशन से वीड्स ग्रो ही नहीं कर पाते। डीएसआर में आपको हर्बिसाइड्स चाहिए होते हैं, जैसे प्री इमर्जेंस होता है कि जब आपने ना सीड्स को सो कर दिया, ठीक है, तब आपको पानी देना होता है और आपको ना हर्बिसाइड भी आप तभी स्प्रे कर देते हो, ठीक है, ताकि जो वीड्स के सीड्स थे ना अगर सॉइल में, तो वो सीड स्टेज पे ही खत्म हो जाए, दैट इज वी हैव पेंडीमिथाइलिन फॉर दैट। और एक बार सीड्स से जर्मिनेशन हो जाती है, पोस्ट इमर्जेंस मतलब प्लांट इमर्ज हो गया, तो हम दूसरा हर्बिसाइड जैसे बिसपायरिबैक सोडियम दे सकते हैं, ठीक है। तो प्री इमर्जेंस पोस्ट इमर्जेंस आपको हर्बिसाइड्स चाहिए होते हैं, डीएसआर में हर्बिसाइड्स चाहिए। देन लेबर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा लेबर चाहिए, आपको नर्सरी प्रिपरेशन करना है, सीडलिंग को अपरूट करना है, उनको फिर फील्ड में ट्रांसप्लांट करना है, इसमें कम लेबर चाहिए, बहुत ही कम, राइट। सो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। अब डीएसआर में सीधा सीधा समझ में आता है, पानी कम है, लेबर कम है, ठीक है, बहुत बड़े रीजंस हैं ये, बट फिर भी डीएसआर क्यों पिक नहीं हुआ। पंजाब गवर्नमेंट तो इंसेंटिव भी देती है, कुछ रुपए एक्स्ट्रा देती है अगर आप राइस को डीएसआर से उगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी पिक नहीं हुआ, तो उसके रीजंस हैं। जैसे ना पंजाब में वन ऑफ द रीजंस है कि पंजाब में ना जब पैडी का सीजन शुरू होता है तो 8 घंटे ना फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है कंटिन्यूस, सो इट इज़ subsidized in some parts of the country and free in some parts of the country like पंजाब। तो जब आपके पास ऑप्शन है कि आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो आप फिर ग्राउंड वाटर को यूज़ करोगे और आप यूज़ करोगे अपना ट्रांसप्लांटेड पैडी, है ना। यू हैव लिटिल इंटेंसिव टू डिप्लॉय वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी,
तो इसको ना आप एक जो चीज़, इसको एक तो ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, इसको आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा सपोर्टिव पॉलिसीज़ नहीं है टुवर्ड्स DSR। देन गुड मशीन्स, जैसे आपको लेज़र, लैंड लेवलिंग, DSR के लिए मशीन्स इतनी अच्छी नहीं मिलती और पैसा चाहिए ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो एक प्रॉब्लम है, उस वजह से शायद ना पिक हुआ। उसके बाद जो फार्मर्स हैं ट्रेडिशनली वो ट्रांसप्लांटेशन करते आए हैं, फेमिलियरिटी है उसके साथ, कोई भी नई चीज़ उनको अडॉप्ट करवाना थोड़ा मुश्किल है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। नॉलेज और अवेयरनेस कम है रिगार्डिंग द बेनिफिट्स। एंड देन रिस्क अवर्स फार्मर्स। फार्मर्स कहते हैं कि जैसे इस साल वीट जो है काफ़ी क्रॉप ख़त्म हो गया बिकॉज ऑफ हीट वेव ड्यूरिंग द वीट सीजन, ठीक है। तो इस केस में वो कहते हैं कि अब वो राइस में DSR नहीं करेंगे कि राइस भी चला गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कुछ जेनेरिक रीजंस हैं व्हाई इट हैजंट पिक्ड अप, ठीक है, डिस्पाइट द ऑब्वियस एडवांटेजेस ऑफ सेविंग वाटर एंड सेविंग लेबर कॉस्ट, राइट। तो कंक्लूजन में आप यही कह सकते हो, देखो ठीक है, अब DSR भी जो है 15 से 20% सेव करता है, लेकिन अगर आप देखो 1 किलो राइस को उगाने के लिए 5000 लीटर पानी चाहिए, तो DSR से भी 4000 से 4200 चाहिए, विच इज़ ऑल्सो ह्यूज। तो आप इस पे बेस नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को कुछ और भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बोला है कि आप ना ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स लगाओ, आप पैडी लगाओ ही मत, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लगाओ क्योंकि वो कम पानी यूज़ करते हैं। So that can also be a way forward. So this can be a way forward which is suggested by the Haryana government, right? So that was all. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड लास्टली, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन। योर ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है एग्ज़ाम को क्लियर करने का, उसको करिए, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर आप इस अटेम्प्ट में कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं करेंगे तो अगली अटेम्प्ट में आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना ये पेपर नहीं क्लियर होता है। हार्ड वर्क इज़ वन थिंग एंड स्टेइंग पॉजिटिव दैट यू विल क्लियर द एग्जाम इज़ अनदर थिंग। बोथ ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सिविल services aspirant true. That was all from my side. Hopefully it was a fruitful session. Please आप मुझे comments में बताइए. Thank you so much.